BPAS 186। इसमें यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 3 आज समझेंगे, तनाव के प्रतिरूप। तो इसमें मॉडल समझेंगे, अलग अलग मॉडल है, टोटल 7 मॉडल है। उन मॉडल्स की सहायता से अपन तनाव को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो लिखना स्टार्ट करो। तनाव का समाधान करने हेतु, तनाव का समाधान करने हेतु उसके प्रतिरूपों, प्रतिरूप मतलब मॉडल को जान लेना आवश्यक है। जैसे कि बुखार जब कभी हमें चढ़ जाती है तो बुखार की दवाई तो लेके आ जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बुखार क्यों हुई, इन कारणों को भी समझने की कोशिश हम करते हैं। तो तनाव को समझने से पहले, ठीक है, तनाव का समाधान करने से पहले उसके मॉडल्स समझ लेने चाहिए। आगे लिखिए। तनाव प्रतिरूप हमें बताते हैं कि प्रतिरूप हमें बताते हैं कि व्यक्ति किस तनाव से गुजर रहा है, व्यक्ति किस तनाव से गुजर रहा है, कोमा तनाव की प्रकृति, कोमा तनाव के स्रोत आदि। तो मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि हम समझ सके कि तनाव किस नेचर का है और एक इंसान वो किस स्ट्रेस से गुजरता है और तनाव के स्रोत क्या है, कहां से तनाव आता है। तो उनको समझने के लिए हम मॉडल समझते हैं। मॉडल को प्रतिरूप भी कह सकता हूं मैं, एक ही बात है। तनाव को समझने हेतु 7 मॉडल हैं या फिर बताए गए हैं। पहला लिखो क्या नाम है, और इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे ताकि इंग्लिश हमारी अच्छी हो जाए। लिखो संघर्ष या पलायन प्रक्रिया। पहला मॉडल या प्रतिरूप लिखो संघर्ष या पलायन प्रक्रिया। इस मॉडल को प्रक्रिया मत लिखो आप, ये लिखो, हाँ प्रक्रिया लिखो आप, प्रक्रिया। इसमें इंग्लिश में लिखना फ्लाइट, फ्लाइट और फाइट। ये आप फाइट पहले लिखो, संघर्ष को फाइट कहते हैं, FIGHT, फाइट। और पलायन को कहते हैं भाग जाना, उसको कहते हैं फ्लाइट। फ्लाइट रिस्पॉन्स। संघर्ष या पलायन प्रक्रिया, फाइट, फाइट मतलब लड़ना, संघर्ष करना, और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट का मतलब पलायन कर जाना, भाग जाना। दूसरा मॉडल लिखो, बिल्कुल सही सही नाम लिखना, सामान्य अनुकूलन संरक्षण। सामान्य अनुकूलन संरक्षण, ठीक है। इसको इंग्लिश के अंदर लिखना जनरल एडेप्टेशन, जनरल एडेप्टेशन, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। और इसको GAS मॉडल भी कहते हैं, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम
सामान्य अनुकूलन संलक्षण, ये तनाव को समझने के लिए दूसरा मॉडल है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, और इसको इंग्लिश में भी लिखना कॉग्निटिव, COGNITIVE, कॉग्निटिव अप्रेजल, APPRAISAL, अप्रेजल मॉडल। फोर्थ लिखो, चौथा मॉडल व्यक्ति पर्यावरण उपयुक्त प्रतिरूप, व्यक्ति पर्यावरण, इनमें से कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में 10 नंबर का, इसलिए सातों के साथ मॉडल समझाऊंगा। व्यक्ति पर्यावरण उपयुक्त प्रतिरूप, और इसको इंग्लिश के अंदर भी लिखो पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल। अब देखो इंग्लिश के अंदर भी अच्छा खासा समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश भी समझ लेनी चाहिए। इसको और नाम भी कहते हैं पी और ई के बीच में हाइफन, पीई मॉडल। ठीक है, बस ये हो गया फोर्थ। और पांचवें नंबर का लिखो आप, पांचवें नंबर का मॉडल मनोगतिक सिद्धांत, मनोगतिक सिद्धांत, और इसको इंग्लिश के अंदर लिखो साइकोडायनेमिक थ्योरी, PSYCHODYNAMIC, साइकोडायनेमिक थ्योरी। देखो इसके अंदर पी है वो साइलेंट रहता है, साइको जैसे साइकोलॉजी है, साइकोडायनेमिक है, ध्यान रखना। छठे नंबर पे लिखिए आनुवंशिक व्यवस्थानुरूप प्रमाणित सिद्धांत। देखो हिंदी में नाम थोड़ा सा यहां पर कठिन लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखो इंग्लिश के अंदर जेनेटिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल, CONSTITUTIONAL, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। सातवें नंबर पे लिखो प्रवणता तनाव प्रतिरूप, प्रवणता तनाव प्रतिरूप, और इसको इंग्लिश के अंदर लिख लो डायथेसिस। देखो इंग्लिश में थोड़ा सही लग रहा है, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। इन 7 मॉडल में आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 या 3 बता दूंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। संघर्ष या पलायन प्रक्रिया, इसके अंदर लिखो, कुछ खास नहीं है, समझाने के लिए लिखना है सिर्फ। कैनन ने प्रारंभ में, कैनन एक विद्वान का नाम है, इन्होंने तनाव को समझने के लिए मॉडल बताया था संघर्ष या पलायन प्रक्रिया। तो कैनन ने प्रारंभ में तनाव को आपातकालीन प्रक्रिया की संज्ञा दी, तनाव को आपातकालीन प्रक्रिया कहा, और बाद में बताया कि तनाव का जन्म
व्यक्ति के भावों के ब्रैकेट में लिख लेना इमोशंस के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है। अब देखो, जैसे कि इंसान के भाव, इंसान के इमोशंस रहते हैं, उसके बीच में भी संघर्ष होता है। कैसे? जैसे कि आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट काम से जाना है, ठीक है, और दूसरा काम ये भी है कि आपको मार्केट के अंदर कुछ चीजें लानी है, घर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचेंगे कॉलेज जाऊं या फिर मार्केट जाऊं। ये दोनों ही प्रकार के भाव हैं, ठीक है। और भावों के बीच में अगर स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, तो तनाव आता है, ठीक है। आगे लिखिए। बाहरी पर्यावरण की मांग के अनुसार बाहरी पर्यावरण की मांग के अनुसार व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है तथा स्थिर शारीरिक अवस्था तथा स्थिर शारीरिक अवस्था इसको सम स्थिति भी कहते हैं। जब हम नॉर्मल होते हैं ना, ना कहीं भाग रहे होते हैं, ना कहीं डर लग रहा होता है, ना घबरा रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर की सम स्थिति होती है। उसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं अपन होम्योस्टेटिस, वो भी लिख लो आप। तथा स्थिर शारीरिक अवस्था में असंतुलन पैदा हो जाता है। शरीर की रक्षात्मक तंत्र, शरीर का, देखो बॉडी का भी तो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। जैसे कि घबरा रहे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे अंधेरे में चले जाते हैं तो कई बार डर लग जाता है। जैसे अपन उजाले में आता है तो शरीर है नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि शरीर में एक सिस्टम काम करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, जिसको कहते हैं रक्षात्मक तंत्र। उसकी वजह से शरीर का रक्षात्मक तंत्र इस असंतुलन को सामान्य करता है। जैसे डर की स्थिति में व्यक्ति का शरीर या तो लड़ने हेतु तैयार हो जाता है। जैसे डर की स्थिति में डर की स्थिति में व्यक्ति का शरीर व्यक्ति का शरीर या तो लड़ने हेतु तैयार हो जाता है, या व्यक्ति वहां से भाग जाता है, या व्यक्ति वहां से पलायन कर जाता है। इस प्रकार की स्थितियों में इस प्रकार की स्थितियों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब ऐसे डैश लगा के लिख लो। पसीना आना, डर लगता है तो पसीना आता है, ठीक है। और क्या होता है? मुंह सूखना और मांसपेशियों में तनाव
मसल्स है उसमें टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, मांसपेशियों में तनाव, जैसे किसी की आईब्रोज भौहें तन जाती है गुस्से की स्थिति में, डर की स्थिति में, कई बार मांसपेशियों में तनाव, कोमा, सांसें तेज चलना, आंखों की पुतलियां फैल जाना, तेजी के साथ में, या फिर ऐसे लिख दो उच्च रक्त प्रवाह, यानी कि बीपी है वो हाई हो जाती है, उच्च रक्त प्रवाह, ठीक है, आदि। यह प्रतिक्रिया व्यक्ति को विषम परिस्थिति से लड़ने हेतु तैयार करती है। यह प्रतिक्रिया व्यक्ति को, प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, जैसे कि सांप आ गए सामने, या तो भाग जाएंगे या फिर सांप से लड़ेंगे। यह प्रतिक्रिया व्यक्ति को विषम परिस्थिति से लड़ने, विषम परिस्थिति से लड़ने हेतु तैयार करती है। तैयार करती है। प्रतिकूल स्थिति व्यक्ति का, प्रतिकूल मतलब नेगेटिव सिचुएशन, प्रतिकूल स्थिति में व्यक्ति का अंतःस्रावी तंत्र, इसको इंग्लिश के अंदर भी लिखो एंडोक्राइन सिस्टम, ENDOCRINE, एंडोक्राइन सिस्टम, शरीर में हार्मोन स्रावित, हार्मोन स्रावित, स्रावित को रिलीज लिख लो, हार्मोन स्रावित करते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी यहाँ पे बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? देखो, व्यक्ति के शरीर में कुछ ग्रंथियां और कुछ अंग वो हार्मोन सीधे खून के अंदर, वापस से सुना, ऐसा तंत्र जिसमें शरीर के कुछ ग्रंथियां, जिसको आप ग्लैंड भी कहते हो, और कुछ अंग वो हार्मोन स्रावित करते हैं सीधे खून के अंदर, और खून के अंदर वो हार्मोन रहते हैं तो शरीर के हर ऊतक में, हर टिश्यू में और हर कोशिका तक और हर अंग तक पहुंचते हैं वो हार्मोन। तब जाके हमारा जो शरीर है, देखो आपने कभी महसूस किया होगा कि कहीं पर अगर थोड़ा सा डर लग रहा है या किसी ने तेज बोल दिया, ठीक है, तो सर दर्द होने लगता है, ठीक है, पसीना आ जाता है, जो चेहरे की जो त्वचा है वो टाइट हो जाती है एकदम, ठीक है, सांसें तेज चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? शरीर के अंदर अंतःस्रावी तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है, और शरीर के कुछ अंग और कुछ ग्रंथियां वो सीधे खून के अंदर हार्मोन रिलीज कर देती है, और वो हार्मोन ही फिर जिम्मेदार होते हैं सर दर्द के लिए, आंखों की पुतलियां फैल जाना आदि लक्षण। आए समझ में? जैसे अचानक सांप दिख जाने की स्थिति में, अचानक सांप दिख जाने की स्थिति में व्यक्ति या तो संघर्ष करता है अथवा पलायन। आगे लिखो, खतरा टल जाने की स्थिति में शरीर की समस्थिति वापस आ जाती है, यानी शरीर नॉर्मल हो जाता है, शरीर
की समस्थिति वापस आ जाती है। आगे लिखो, पलायन की प्रक्रिया से, नई लाइन से लिखना, पलायन की प्रक्रिया से व्यक्ति नकारात्मक स्थिति से तुरंत निपट सकता है। व्यक्ति नकारात्मक स्थिति से तुरंत निपट सकता है, लेकिन बार बार तनाव आने से शरीर की कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शरीर की कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आगे लिखो नई लाइन से, अक्सर डराने वाली स्थिति से निपटने वाली प्रतिक्रिया में, अक्सर डराने वाली स्थिति से निपटने वाली प्रतिक्रिया में जेंडर संबंधी अंतर हो सकता है। टेलर के अनुसार महिलाएं संघर्ष व पलायन का रास्ता न अपनाकर झुकाव व मित्रता प्रदर्शित करती हैं। देखो बहुत ही गजब का पॉइंट है, यहां पर समझने की जरूरत है। टेलर क्या कहता है कि भाई जो मतलब विषम परिस्थितियां, नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि गली के अंदर सपोज करो 20 स्ट्रीट डॉग्स, 20 गली के कुत्ते हैं, वो पीछे लग गए, ठीक है, तो वहां पर जो आदमी रहेगा वो तो क्या करेगा, या तो उनको पत्थर वत्थर मारेगा, ठीक है ना, या फिर वहां से भाग जाएगा, राइट। लेकिन महिला क्या करती है, महिला उन स्ट्रीट डॉग से वो मित्रता कर लेगी, वो झुकाव की स्थिति जानती है, ठीक है, वो झुक जाएगी उन कुत्तों, मतलब उन स्ट्रीट डॉग्स के सामने, है ना। तो हो सकता है कि वो जो गली के कुत्ते थे वो दुम हिला करके उस महिला के पास, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, और ये महिला के अंदर पाया भी जाता है कि वो संघर्ष एक गुण दिया है, वो जल्दी से। तो ये टेलर ने कहा है, अब मैं नहीं जानता ये कौन सी महिला का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। आगे लिखिए आप, एक डायग्राम अपन बनाते हैं, है ना, डायग्राम बनाते हैं, ध्यान रखना, चित्र बना रहे हैं अपन, एक डायग्राम बना रहे हैं अपन पहले ही मॉडल में, संघर्ष और पलायन प्रक्रिया में, है ना। ऐसे आप गोल राउंड कर दो इसके, मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, फिर भी अपन लिखते हैं, ठीक है। इसके आगे लिखो आप हाइपोथैलेमस। अगर ये डायग्राम बना के आ जाता है ना, 10 में से 10 नंबर देगा, ठीक है, बशर्ते याद रहना चाहिए। हाइपोथैलेमस, मैं आपको मतलब समझा देता हूं इसका। देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है, अपना जो ब्रेन होता है ना, सर में ब्रेन होता है अपने, ठीक है, तो उस ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बीचों बीच, सेंटर में, ब्रेन के सेंटर में एक छोटा सा अंग पाया जाता है, उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस।
तो साइड में कहीं लिख लेना, हाइपोथैलेमस क्या होता है? दिमाग के केंद्र में पाए जाने वाला अंग जो कि स्मार्ट डिसीजन लेता है। ठीक है, कई बार अगर कई किसी जगह फंस जाते हैं तो देखो कई बार स्मार्ट डिसीजन लेते हैं अपन, जैसे ही कहीं पर ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने पास में बाइक है, तो बाइक या स्कूटी अपन छोटे रास्ते से होकर निकाल लेते हैं। तो ये मैसेज कैसे आया? ये हमारे हाथों तक मैसेज किसने पहुंचाया? हाइपोथैलेमस ने काम किया। हाइपोथैलेमस दिमाग के सेंटर में एक छोटा सा अंग होता है जो कि स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। लिख लेना साइड में, याद रहेगा। आगे लिखो इसके, आवेगात्मक तंत्रिका तंत्र। आपने नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का नाम सुना होगा, है ना? तो आवेगात्मक तंत्रिका तंत्र ये तंत्रिका तंत्र का ही एक छोटा सा पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। आवेगात्मक तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में सिग्नल भेजता है। ठीक है, आवेगात्मक तंत्रिका तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर सिग्नल भेजता है। जैसे कि अगर कहीं पर अगर खतरा लग रहा है अपने को, जैसे कि कहीं पर अचानक से आग का सामना कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि रोटी बना रहे हैं, ओके, हाथ है वो फ्लेम की चपेट में आ जाता है, तो हमारा हाथ है ना तुरंत ऊपर की ओर अपने आप आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो हाइपोथैलेमस ने काम किया, ठीक है, कि भाई हाथ है जल्द से जल्द हटाओ, हमें खुद पता नहीं चलता, ये बहुत ही सेकंडों में होता है। फिर आवेगात्मक तंत्रिका तंत्र हाथ तक सिग्नल भेजता है कि भाई हाथ है वो गैस बर्नर से आप हटा लो। आगे लिखो, फिर एक्टिव होता है अपना अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, अंतः ये दो बिंदी अनुस्वार लगा देना यहां पे, विसर्ग चिन्ह, सॉरी, अंतःस्रावी तंत्र, इस पर भी ऐसे आप सर्कल बना देना, ठीक है। अब देखो अंतःस्रावी तंत्र मैंने आपको बता दिया है, ऐसा तंत्र जिसमें शरीर की ग्रंथियां और शरीर के अंग सीधे खून के अंदर हार्मोन स्रावित करती है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। तो देखो अंतःस्रावी तंत्र का ही एक भाग होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, इस पर भी आप सर्कल बना लेना, एड्रिनल ग्रंथि पर। एड्रिनल ग्रंथि से खतरे की स्थिति में दो हार्मोन निकलेंगे, एक तो लिखो केटी, लिखो केटी को है लुमीन, केटी को है लुमीन, ये हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और दूसरा हार्मोन का नाम लिखो कार्टोको स्टीरोइड, कार्टोकोस्टेरॉइड, कार्टोकोस्टेरॉइड, ठीक है, ये दो हार्मोन है। अब देखो जब एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर कैटिकोहलुमिन हार्मोन स्रावित करती है तो क्या क्या लक्षण सामने आते हैं वो लिखो आप। तो जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, सरदर्द, सरदर्द, पसीने आना, सीने में दर्द, सीने में दर्द, कोमा चिंता, कोमा तेजी से सांस। और जब हमारे शरीर के अंदर कार्टोकोस्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होता है एड्रेनल ग्रंथि से, तब क्या क्या होता है वो लिखते हैं। लिखो ऊर्जा का बढ़ना, कोमा स्वेलिंग, स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है, आदि।
तो गाइज इस प्रकार से काम करता है, ये आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है। संघर्ष या पलायन की प्रक्रिया हमने समझी, और अब हमारे 6 मॉडल और बच गए। अब हम पढ़ेंगे जनरल अडेप्टेशन, संरक्षण। तनाव को समझने के लिए दूसरा मॉडल है सामान्य अनुकूलन संरक्षण। मैंने आपको अब तक तनाव का अर्थ बता दिया था, और तनाव से संबंधित तनाव की प्रकृति की, तनाव को मात्रा के समझने के लिए टोटल 7 सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है, यानी कि 7 मॉडल हैं टोटल। उसमें से पहला जो मॉडल हम कर चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम था संघर्ष या पलायन प्रक्रिया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये हेडिंग डालिए आप, सामान्य अनुकूलन संरक्षण, और इसमें लिखते जाए। हंस सेले ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। हंस सेले ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसमें उन्होंने कुल 3 चरण बताए, और इसमें उन्होंने कुल 3 चरण बताए। पहला चरण लिखो, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज, तनाव की पहली स्टेज। लिखो, यह चरण संघर्ष या पलायन वाली स्थिति जैसा ही है। यह चरण संघर्ष या पलायन वाली स्थिति जैसा ही है। इस प्रतिक्रिया को अलार्म प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रतिक्रिया को अलार्म प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी कि जब व्यक्ति किसी खतरे का सामना करता है तो अलार्म प्रतिक्रिया होती है, सबसे पहले व्यक्ति को पता चलता है, अलार्म प्रतिक्रिया कहते हैं। इस चरण के दौरान हाइपोथैलेमस द्वारा इस चरण के दौरान हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है? दिमाग के अंदर एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा अंग होता है जो कि स्मार्ट डिसीजन लेता है। अपने ब्रेन के अंदर एक छोटा सा अंग होता है हाइपोथैलेमस, जो कि स्मार्ट डिसीजन लेता है परिस्थितियों में। तो इस चरण के दौरान हाइपोथैलेमस द्वारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी तंत्र सक्रिय होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? शरीर के अंग और शरीर की ग्रंथियां जो होती है वो सीधे खून के अंदर हार्मोन भेज देती है, ठीक है, और वो हार्मोन है फिर शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं, शरीर में ऊर्जा आती है उन अंगों में, और इस खतरे से निपटने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। आगे लिखो, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, लिखो आगे इसी में, एड्रिनल ग्लैंड, हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं खतरे की स्थिति में, तनाव की स्थिति में, द्वारा
एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन अंडरलाइन कर लेना, व नोरेपेफ्रिन, व नोरेपेफ्रिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति की रक्षात्मक प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है, जिससे व्यक्ति की रक्षात्मक व्यक्ति की रक्षात्मक ऐसे लिखो, व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। इस समय मानव शरीर में श्वसन वृद्धि, ऊर्जा व हृदय संबंधी गतिविधियों में वृद्धि होती है, ऊर्जा व हृदय संबंधी गतिविधियों में वृद्धि होती है, तथा शरीर खतरे से निपटने हेतु तैयार हो जाता है, तथा शरीर खतरे से निपटने हेतु तैयार हो जाता है। आगे लिखो, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम लिखो। पीयूष ग्रंथि से एड्रेनोकोर्टिकोट्राफिक, नाम थोड़ा सा बड़ा है, एड्रेनोकोर्टिकोट्राफिक अंडरलाइन कर लेना। ये पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है तथा उन अंगों में अतिरिक्त ऊर्जा पहुंचती है, तथा उन अंगों में अतिरिक्त ऊर्जा पहुंचती है, जो अंग खतरे की स्थिति से निपटने हेतु तैयार होते हैं। देखो, हाथ पांव में इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों आ जाती है? क्योंकि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो एड्रेनोकोर्टिकोट्राफिक हार्मोन निकालता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एनर्जी आ जाती है शरीर के अंगों में, हाथ पांव में, इसलिए दौड़ने भागने लगते हैं अचानक से। इस समय पाचन कोमा प्रतिरक्षा प्रणाली, इस समय पाचन कोमा प्रतिरक्षा प्रणाली व प्रजनन तंत्र में यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऊर्जा न के बराबर होती है, क्योंकि ऊर्जा तो हाथ पांव में चली गई, जबकि पाचन तंत्र रक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रजनन तंत्र में न के बराबर ऊर्जा होती है। दूसरा चरण लिखो, इस चरण में शरीर के अन्य अंगों में तनाव कम होता है। अब देखो, पहला चरण में क्या होता है कि मतलब बहुत तेजी के साथ में शरीर के अंगों में ऊर्जा पहुंच जाती है,
हमारी जो ग्रंथियां होती है जैसे कि पीयूष ग्रंथि और जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उससे हार्मोन निकलते हैं और शरीर के अंदर गतिविधियां होती हैं, है ना। अब दूसरा चरण देखो, इस चरण में शरीर के अन्य अंगों में तनाव कम होता है, यानी कि अब स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगती है, खतरा थोड़ा टलने लग जाता, पूरा टला नहीं है। इस चरण में शरीर के अन्य अंगों में तनाव कम होता है। शरीर के अन्य अंगों में तनाव कम होता है तथा शरीर सामान्य अवस्था में लौटने लगता है, तथा शरीर सामान्य अवस्था में लौटने लगता है। अभी भी पाचन तंत्र कोमा प्रजनन तंत्र कोमा प्रतिरक्षा तंत्र को कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अभी भी पाचन तंत्र कोमा प्रजनन तंत्र कोमा प्रतिरक्षा तंत्र में ऊर्जा नहीं होती है तथा अभी भी सांसें तेज चलना कोमा उच्च रक्तचाप कोमा तेज धड़कन जैसी गतिविधियां शरीर में चल रही होती है। तनाव के और आगे लिखो, यह गतिविधियां अब सांसें तेज चलेंगी थोड़े कम चलेंगी, किस पर निर्भर करेगा, तनाव कैसा है, तनाव की प्रकृति कैसी है। तो यह गतिविधियां तनाव की प्रकृति कोमा मात्रा कोमा तीव्रता पर निर्भर करती है। तीसरा चरण लिखो इसमें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण 10 नंबर का आएगा सीधा। लिखो, इस चरण में शरीर थकान अनुभव करता है, अब खतरा टल गया बिल्कुल, है ना। तो शरीर थक जाता है क्योंकि ऊर्जा वो अचानक से आई शरीर के अंगों में और ऊर्जा खर्च भी हो गई। तो इस चरण में शारीरिक थकावट होती है, शारीरिक थकावट महसूस होती है। शरीर में ऊर्जा का निम्न स्तर होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर निम्न होता है क्योंकि शरीर थकान की स्थिति में होता है। तनाव के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से गुजरता है। व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित तकलीफों से गुजरता है। लिखो, हंस शैले के अनुसार या इस मॉडल के अनुसार ये आपके 3 चरण पूरे हो गए, ऐसा लिख देना ना।
इस मॉडल के अनुसार तनाव दो तरह के होते हैं। ठीक है, लिखो कौन कौन सा है। अल्पकालिक तनाव, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। देखो अब जैसे अल्पकालिक तनाव में आप लिख सकते हैं कि परीक्षा संबंधी तनाव। जैसे हमें पता है कि 5 दिन बाद में एग्जाम आने वाली है और एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगी तब बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएंगे, ठीक है, एकदम फ्री हो जाएंगे। तो वो थोड़े समय के लिए स्ट्रेस आता है, थोड़े समय के लिए चिंता आती है। तो इसमें लिखो परीक्षा संबंधित तनाव, है ना। लेकिन दोस्तों जो दीर्घकालिक तनाव होता है वो काफी खतरनाक होता है। जैसे कि किसी घर के अंदर अगर पति और पत्नी के बीच में अगर रिश्ते खराब हैं, उस घर में कलेश होते हैं, तो व्यक्ति है वो लंबे समय तक स्ट्रेस में रह सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखो हिंसक रिश्ते में रहना है दीर्घकालिक तनाव में। इसका एग्जाम्पल लिखो हिंसक, जिसमें मारपीट गाली गलौज तक हो जाती है, हिंसक रिश्ते में रहना। और दूसरा एग्जाम्पल लिखो काम का अत्यधिक बोझ। डायग्राम बनाओ आप तनाव की स्थिति। तनाव की स्थिति, इसको राउंड सर्कल में बंद कर देना और फिर इसके आगे लिखो अलार्म प्रतिक्रिया। एक चित्र है इस मॉडल का, अलार्म प्रतिक्रिया। देखो सबसे पहले तो तनाव की स्थिति आएगी और फिर शरीर है वो जागरूक हो जाएगा, अलार्म की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध इसके आगे, मतलब शरीर के अंग हैं वो खतरे को झेलने के लिए प्रतिरोध की स्थिति व्यक्त करते हैं और उसके बाद में थकान और स्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये डायग्राम बना सकते हो आप इस मॉडल में, जिसका नाम है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, यानी कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण वाले मॉडल के अंदर। और इसका निष्कर्ष लिख लो अब, इस मॉडल का निष्कर्ष लिखो डायग्राम बना करके नीचे। यह मॉडल तनाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह मॉडल तनाव को समझने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी देता है, लेकिन यह तनाव की मनोवैज्ञानिक अथवा, लेकिन दोस्तों इस मॉडल में भी कमी है, क्योंकि देखो लेकिन यह तनाव की मनोवैज्ञानिक तनाव की मनोवैज्ञानिक अथवा संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता, अथवा संज्ञानात्मक, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लो कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि आप जब प्रक्रिया को समझते हो, आप संज्ञान में लेते हो। जैसे कि आप क्रिकेट सीख रहे हो, ठीक है, तो फिर क्रिकेट सीखने की एक प्रक्रिया है, राइट। बैडमिंटन सीख रहे हो, बैडमिंटन सीखने की भी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया को समझने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, किसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड जब करते हैं, तो वह संज्ञानात्मक कहलाता है, कॉग्निटिव, जिसमें दिमाग डिसीजन लेता है। आप ये समझो किसी प्रक्रिया को समझने के लिए जब दिमाग डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, तो संज्ञानात्मक कहलाता है। कॉग्निटिव प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता है। ये हो गया आपका दूसरा मॉडल, है ना। अब आप हेडिंग लगाओ, तीसरा मॉडल लिखो फटाफट, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब मॉडल, लिखो संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल।
इसको क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल, CAM शॉर्ट फॉर्म में। इसमें लिखो किसके द्वारा दिया गया? लेजारस के द्वारा। ठीक है, इसमें लिखो लेजारस एक विद्वान था। लेजारस के दृष्टिकोण से, लेजारस के ही दृष्टिकोण से या उनके विचारों से CAM मॉडल तैयार किया गया। आगे लिखो इसमें तनाव व्यक्ति को और पर्यावरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में होता। लिखो विद्वान लेजारस के अनुसार तनाव व्यक्ति और पर्यावरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में होता है। तनाव तनाव व्यक्ति और पर्यावरण की अंतःक्रिया, पर्यावरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में होता है। देखो तनाव क्यों होता है? एक व्यक्ति जब पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है यानी कि इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि अब मान लो कोई, सपोज करो आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, अगर कोई परीक्षा के अंदर चिट के साथ में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो पर्यावरण से इंटरेक्ट तो कर रहा है। चेक करने वाली टीम आई और चिट पकड़ी गई, राइट, तो उसको तनाव हो जाता है। तो तनाव क्यों होता है? जब व्यक्ति पर्यावरण के साथ में इंटरेक्ट करता है तब तनाव होता है। आगे लिखो कोई घटना अथवा स्थिति तनावपूर्ण है या नहीं, यह व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। इसी में लिखो कोई घटना अथवा स्थिति तनावपूर्ण है या नहीं, यह व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। एक व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान खोजने हेतु, नई लाइन से लिखना, एक व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान खोजने हेतु, किसी भी समस्या का समाधान खोजने हेतु ध्यान कोमा धारणा कोमा स्मृति कोमा विचार, ध्यान धारणा स्मृति, स्मृति मतलब यादाश्त, मेमोरी, स्मृति कोमा विचार कोमा तर्क कोमा रचनात्मकता का सहारा लेकर किसी निर्णय पर पहुंचता है, कोमा रचनात्मकता का सहारा लेकर किसी निर्णय पर पहुंचता है। जब व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो
प्राथमिक व द्वितीयक मूल्यांकन करता है, तो उसका प्राथमिक व द्वितीयक मूल्यांकन करता है। प्राथमिक मूल्यांकन में व्यक्ति तनाव, ऐसा लिखो, प्राथमिक मूल्यांकन में व्यक्ति यह देखता है कि व्यक्ति तनाव से ऐसा लिखो, यह देखता है कि व्यक्ति यह देखता है कि वह तनाव से कि वह तनाव से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कितना प्रभावित हो सकता है। देखो, मूल्यांकन करने का मतलब है कि जब व्यक्ति के सामने तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती है, कोई स्थिति आती है, तो मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है, जांचता है कि इस तनाव से मुझे क्या शरीर से संबंधित और क्या मानसिक संबंधित, है ना, प्रभाव हो सकता है। राइट, आगे लिखो। द्वितीयक मूल्यांकन में द्वितीयक मूल्यांकन में व्यक्ति यह देखता है कि व्यक्ति यह देखता है कि तनाव से लड़ने हेतु उसके पास में पर्याप्त संसाधन है कि नहीं है। उसके पास पर्याप्त संसाधन है कि नहीं। नई लाइन से लिखना, इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति की प्रतिक्रिया इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति का रिस्पॉन्स या व्यक्ति की प्रतिक्रिया शारीरिक कोमा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक कोमा मनोवैज्ञानिक कोमा भावात्मक कोमा व्यवहारात्मक होती है। यह तनाव की प्रकृति कोमा मात्रा पर निर्भर करता है। अब व्यक्ति किस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा वो तो तनाव ही बताएगा, कैसी स्थिति है। यह तनाव की प्रकृति कोमा मात्रा पर निर्भर करता है। तनाव की स्थितियों का सामना करके, तनाव की स्थितियों का सामना करके व्यक्ति पुनः मूल्यांकन करता है।
पुनः मूल्यांकन करने का मतलब है यहां पर इंसान देखता है कि खतरा टल गया कि नहीं टला। अगर टल गया तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं कि नहीं हूं। ठीक है, देखो अब आपको एक इमेज बना लेनी है, एक चित्र बनाना है आपको अपनी रजिस्टर में। ओके, तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल के अंदर आपको ये डायग्राम भी याद रखना है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी याद नहीं रहते तो ये याद रखो। सबसे पहले तनाव के कारक, यानी कि तनाव किन किन वजह से होता है या स्थिति से तनाव होता है, वो आएगी यहाँ पर। तनाव कारक, तनाव पैदा हो गया। अब इंसान देखता है, प्राथमिक मूल्यांकन करता है पहले तो कि मतलब मेरे को क्या शारीरिक रूप से और क्या मानसिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। और अगर उसको संकट की अनुभूति होती है, उसको लगता है कि यार संकट में फंस गए हैं, तब वह द्वितीयक मूल्यांकन करता है। यानी कि उस वह व्यक्ति देखता है कि इस तनाव से निपटने के लिए उसके पास में कितने संसाधन हैं कि नहीं है ना। ये देखो दूसरी स्थिति थी, संकट नहीं होगा तो व्यक्ति बिल्कुल अब नॉर्मल स्थिति में होगा। द्वितीयक मूल्यांकन जब करता है तब वो देखता है कि संसाधन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों वह तनाव फील करता है और वह स्थिति से सामना करता है। और अगर खतरा टल जाता है तो वह पुनः मूल्यांकन करता है तनाव की स्थितियों का। ठीक है, देखता है कि मेरे को कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। यह आपको डायग्राम याद रखना है कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल के अंदर। तो चौथा मॉडल अपना व्यक्ति पर्यावरण उपयुक्त प्रतिरूप, पीई फिट मॉडल इसको कहते हैं शॉर्ट में। यह मॉडल 1982 ईस्वी में हैरिसन कापलान द्वारा दिया गया। इनके अनुसार तनाव तब आता है जब पर्यावरण द्वारा की गई मांगे तथा व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों के बीच अंतर होता है। ठीक है, उदाहरण लिखो। जैसे एक संगठन के भीतर एक कर्मचारी को सभी ऑफिसर के सामने या सभी अधिकारियों के सामने शानदार प्रस्तुति देनी है। देखो अधिकारियों की डिमांड क्या है कि ये जो कर्मचारी है ना ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे, है ना, लेकिन उसकी तैयारी पूरी नहीं है तो उसको तनाव हो जाता है। के सामने शानदार प्रस्तुति प्रस्तुतिकरण करे। यानी कोई मान लो कोई फाइल समझानी है उसे, है ना, और उसके जो ऑफिसर हैं उसके बड़े अधिकारी एक्सपेक्ट करते हैं उससे, लेकिन भाई वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे को अच्छे से समझाना नहीं आता है, तो तनाव महसूस करता है। के सामने प्रस्तुतिकरण देनी है, प्रस्तुतिकरण देनी है, लेकिन उसकी तैयारी अधूरी है, लेकिन उसकी तैयारी अधूरी है, या उसके पास संसाधनों की कमी होती है, तो वह तनाव महसूस करता है, तो वह तनाव महसूस करता है। ये हो गया चौथा मॉडल। पांचवा मॉडल लिखो, मनोगतिक सिद्धांत, साइकोडायनेमिक मॉडल, मनोगतिक मॉडल। इसमें लिखना, फ्रायड हमें दो प्रकार की चिंता बताते हैं। विद्वान फ्रायड हमें दो प्रकार की एंजाइटी अथवा चिंता बताते हैं। पहली प्रकार की चिंता लिखो ए में, संकेतक दुश्चिंता। अब ये हिंदी में समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में समझो। सिग्नल
एंजाइटी, दूसरी चिंता अभिघातजन्य दुश्चिंता, इसको इंग्लिश में भी लिखो समझ में आएगा, ट्रोमेटिक एंजाइटी, TRAUMATIC, एंजाइटी। अब देखो संकेतक दुश्चिंता क्या होती है, तो ऐसे लिखो, संकेतक चिंता में व्यक्ति को बाहरी खतरा होता है, यानी कि गली में जैसे कि अपन जा रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं, तो भारी खतरा एक है ना, वो काट सकते हैं कुत्ते। संकेतक चिंता में व्यक्ति को बाहरी खतरा होता है, जबकि जबकि अभिघात जन्य चिंता व्यक्ति के भीतर यौन प्रवृत्ति भीतर और यौन के बीच में आप कुंठित लगा लेना, ठीक है, यहां पे आप कुंठित लिखो, कुंठित का मतलब दबा हुआ, के भीतर कुंठित यौन प्रवृत्ति और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण होती है, और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण होती है, जिससे कि उसको ट्रॉमा लग जाता है ना। और इसी में लिखो ट्रॉमेटिक में, इस चिंता के कारण व्यक्ति में मनोविकृति आ सकती है, यानी कि उसका दिमाग है वो लंबे समय तक सदमे में रह सकता है, इस चिंता से। कौन सी चिंता से? ट्रॉमेटिक एंजाइटी से, इस चिंता से मनोविकृति आ सकती है। आगे लिखो एक नई लाइन से, दोनों ही प्रकार की चिंताओं में व्यक्ति को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन मानसिक नुकसान होता है, जैसे कि कोई चिंता सताई जा रही है तो दिमाग बीमार होने लगता है, लेकिन मानसिक नुकसान होता है दोनों एंजाइटी में, सिग्नल एंजाइटी में और ट्रोमेटिक एंजाइटी में। तथा विचारों के बीच संघर्ष चलता रहता है, तथा विचारों के बीच संघर्ष चलता रहता है, अंततः व्यक्ति को तनाव हो जाता है। तो चिंता में व्यक्ति में विचार चलते रहते हैं ना, यार ये करूं अथवा ये करूं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और उन ऑप्शन को सोचते सोचते ही व्यक्ति चिंता में खो जाता है और उसको तनाव हो जाता है, अंततः व्यक्ति तनाव ग्रसित हो जाता है, तनाव ग्रसित हो जाता है। दोनों प्रकार के
व्यक्तित्व में संघर्ष होता है तथा व्यक्ति को तनाव हो जाता है। व्यक्ति को तनाव हो जाता है। छठा मॉडल है आनुवांशिक व्यवस्थानुरूप अथवा प्रमाणित सिद्धांत। इसमें लिखना, इसमें जीनोटाइप एवं फेनोटाइप की सहायता से तनाव को रोकने का कार्य किया जाता है। इसमें जीनोटाइप तथा फेनोटाइप की सहायता से तनाव को कम करने की कोशिश की जाती है। ये जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है ये लिखो। जीनोटाइप का मतलब है यहां पर ऐसे लिखो, जीनोटाइप व्यक्ति के माता पिता के आनुवांशिक संरचना। जीनोटाइप क्या बताता है हमें, व्यक्ति के माता पिता के आनुवांशिक संरचना। और फेनोटाइप क्या बताता है वो भी लिख लो, व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं। फेनोटाइप में लिखना PHENO, स्पेलिंग सही लिखना। फेनोटाइप क्या बताता है, व्यक्ति के शारीरिक विशेषताएं। व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, है ना। अथवा ऐसे लिख दो, अथवा ऐसे लिखो, फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप बराबर जीनोटाइप प्लस डेवलपमेंट। देखो जीनोटाइप और फेनोटाइप लगभग एक ही जैसे हैं, है ना, लेकिन अंतर है थोड़ा सा बारीक सा अंतर। फिनोटाइप में अपन व्यक्ति के व्यवहार को भी देखते हैं कि इंसान समाज के अंदर रह करके कैसा व्यवहार रखता है और उसका किन परिस्थितियों में विकास हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर एक व्यक्ति के माँ बाप का व्यवहार बहुत बढ़िया है, समाज के अंदर उनकी काफी अच्छी रिस्पेक्ट है, लेकिन एक व्यक्ति का फिनोटाइप थोड़ा सा गलत हो जाता है, मतलब माँ बाप के जीन्स हैं वो तो आ ही गए हैं, जैसे कि उसके मम्मी पापा काफी ईमानदार हैं, ठीक है, काफी मेहनती है, काफी लगन से काम करते हैं, समाज में उनकी इज्जत है। लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप का मतलब ये हो जाएगा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है या मतलब गलत संगत के अंदर आकर के वह उस व्यक्ति का कैरेक्टर खराब हो जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति अपने माँ बाप की तरफ देखता है कि एक तरफ तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे में चारित्रिक विकृतियां हैं, मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा गलत है, राइट। तो इंसान को जब ऐसे देखता है एक इंसान, है ना, तो उसको तनाव महसूस होता है। अपने जीनोटाइप और फेनोटाइप की मदद से इंसान अगर देखता है तो उसको तनाव महसूस होता है। लास्ट मॉडल अपना पूर्णतः तनाव प्रतिरूप। इसमें लिखना, इसमें व्यक्ति की आनुवांशिक एवं पर्यावरण की स्थितियां, इसमें व्यक्ति की आनुवांशिक, व्यक्ति की आनुवांशिक एवं पर्यावरण की स्थितियां एवं पर्यावरणीय स्थितियां निर्धारित करेंगी कि व्यक्ति तनाव का अनुभव करेगा या नहीं। जैसे अब एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, जैसे लिखो
एक व्यक्ति को आनुवंशिक रूप से सांस लेने की बीमारी है। एक व्यक्ति को आनुवंशिक रूप से सांस की बीमारी है। अब बहुत लोगों को लंग्स में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन जब वो घर के अंदर नॉर्मल स्थिति में रहते हैं ना, तो उनको लगता नहीं है कि हमें सांस की बीमारी है, सांस की तकलीफ है। जब उनके सामने कोई खतरा आ जाता है अचानक से, जैसे कि बहुत तेज बिजली कड़की, या फिर भूकंप आया, या फिर कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति आई, तो उनकी सांस फूलने लगती है। किसी को धमका दिया, सांस फूलने लगती है, तो उनको महसूस होता है, तब महसूस होता है कि यार मेरे को तो सांस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो व्यक्ति तनाव महसूस करता है कि यार नॉर्मल रहता हूं तब तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है, और थोड़ी स्थिति आ जाती है तो बहुत मैं तनाव महसूस करता हूं। यही इस मॉडल में बताया गया है। तो लिखिए, सांस लेने की बीमारी है और तनाव की स्थिति में उसकी सांसें फूलने लगती हैं, और तनाव की स्थिति में उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसकी सांसें उसकी सांसें फूलने लगती हैं। लेकिन वह व्यक्ति तनाव हट जाने पर लेकिन वह व्यक्ति तनाव हट जाने पर या खतरा टल जाने पर हट जाने पर सामान्य स्थितियों में भूल जाता है कि सामान्य स्थितियों में भूल जाता है कि उसे सांस की तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों आपका चैप्टर नंबर 3 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे उसमें।